हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अध्याय 9 की पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम वोल्टेज रिले के बारे में सीखने वाले हैं। वोल्टेज रिले का प्रयोग ज़्यादातर एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस कोर्स के सभी वीडियो को देखने के लिए एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज टाइप रिले के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वोल्टेज टाइप रिले का उपयोग एसी अथवा एसी के जैसे जितने भी प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाए गए हैं उनके अंदर लगे कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस चित्र में एक वोल्टेज टाइप रिले के आंतरिक भाग को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें 4 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर के नीचे 1 नंबर और 5 नंबर के नीचे 2 नंबर टर्मिनल बने हुए हैं। यदि फ्रेंड्स इसके संरचना को समझा जाए तो 4 नंबर का जो टर्मिनल है किसी भी टर्मिनल से कोई संपर्क नहीं रखता है। 5 नंबर का टर्मिनल और 2 नंबर के टर्मिनल के बीच एक रिले कॉइल को जोड़ा गया है। और वहीं पर बात किया जाए 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल के बीच तो एक कांटेक्ट पॉइंट बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये रहा कांटेक्ट पॉइंट और ये रहा रिले के अंदर का कॉइल। फ्रेंड्स, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है शुरू में जैसे ये सामान्य स्थिति में होता है तो ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से आपस में सटे होते हैं, लेकिन जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है या फिर यूं कहें कि इसमें जब लाइट दिया जाता है तो कुछ क्षणों में ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है वैसे ही ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। होता ये है कि इस रिले कॉइल के अंदर मैग्नेट बन जाता है। कुछ ही समय में ये जो आप रिले कॉइल के बीच में ये छड़ देख रहे हैं, इस छड़ में ही एक मैग्नेट बनता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये मैग्नेट क्या करता है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर इस कांटेक्ट पॉइंट को जो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं इनको अलग कर देता है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और इस चित्र को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि इस चित्र में एक कंप्रेसर को बिना रिले का ही स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके का कनेक्शन ज़्यादातर एयर कंडीशनर में किया जाता है। जो भी कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए कनेक्शन करते हैं हम उसमें बिना रिले का ही कनेक्शन किया जाता है ज़्यादातर एसी के अंदर। तो यदि बिना रिले का कंप्रेसर स्टार्ट करना है तो आप इस चित्र को देखिए और इसमें समझिए कि इस कंप्रेसर के साथ एक रनिंग कैपेसिटर को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, कैपेसिटर कोई भी हो, कंप्रेसर के रनिंग एवं स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों पर ही जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, इस चित्र को देखा जाए तो इसमें जैसे ही कंप्रेसर को चालू करने के लिए लाइट को ऑन किया जाता है, मतलब सप्लाई जैसे ही चालू करते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट ही इस कंप्रेसर के कॉमन पर चला आता है। और जो लाइन सप्लाई है या यूं कहें कि ये फेज सप्लाई है, ये फेज सप्लाई कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर आ जाता है। रनिंग टर्मिनल पर जो कंप्रेसर है उसके ऊपर आ जाता है और यही फेज सप्लाई इस रास्ते से होते हुए पहले कैपेसिटर में जाता है और कैपेसिटर से यह यहाँ से निकल करके ये डायरेक्ट कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग तक पहुँच जाता है। और इस तरीके से हमारा जो कंप्रेसर है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे तो जितने भी एसी होते हैं ज़्यादातर में यही कनेक्शन यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एयर कंडीशनर मिलेंगे जिसके अंदर कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। आप इस चित्र को देखिए और इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2 कैपेसिटर के द्वारा एक कंप्रेसर को कैसे चलाया गया है। फ्रेंड्स, एक बात और समझ लेना है कि यदि कंप्रेसर के साथ 2 कैपेसिटर लगाया गया है तो एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है और जो दूसरा कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर जो होता है वह कंप्रेसर के साथ स्थायी रूप से लगाया गया होता है और
जितने भी स्टार्टिंग कैपेसिटर कहीं पर भी यदि लगाया जाता है तो वह अस्थायी रूप से लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारा कंप्रेसर जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो ये दोनों कैपेसिटर इस कंप्रेसर के साथ लगे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा उस समय रनिंग कैपेसिटर तो कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन वहाँ पर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया गया है इसको किसी माध्यम से कंप्रेसर से अलग कर दिया जाता है। जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो यदि ये दोनों को अलग न किया जाए, मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद अलग न किया जाए, तो होता ये है कि दोनों कैपेसिटर का पावर ले करके जो क्षमता है, दोनों कैपेसिटर की जब क्षमता लगातार इस कंप्रेसर को मिलता रहेगा तो ये कंप्रेसर एक समय ऐसा आएगा कि ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए समय रहते ही इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर के स्टार्ट हो जाने के बाद हटा दिया जाता है, उसके कनेक्शन को हटा दिया जाता है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिएगा तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के बीच में एक ये स्विच लगाया गया है। ये स्विच जब तक कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहता है तब तक ये ऑन, मतलब इस स्विच को ऑन करके रखा जाता है। मतलब जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं रहता है तो उस समय इस स्विच को ऑन करके रखा जाता है, और जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही लाइट को ऑन किया जाएगा ये लाइट सीधे ही जो न्यूट्रल सप्लाई है कॉमन पर पहुंच जाएगा, और ये जो हमारा फेज सप्लाई है वो कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग पर पहुंचता है, और रनिंग वाइंडिंग से ही ये फेज सप्लाई दोनों कैपेसिटरों को चला जाता है। इधर रनिंग कैपेसिटर को भी यही फेज जाता है और यही फेज यहाँ स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी चला जाता है। रनिंग कैपेसिटर से जो फेज आउट होता है वह सीधे ही यहाँ पर कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग पर चला जाता है, और उसके बाद जो स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो फेज निकल रहा है वो भी इस स्विच के माध्यम से स्टार्टिंग कैपेसिटर तक पहुंच जाता है, और ऐसे में हमारा जो कंप्रेसर है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है वैसे ही हमें इस स्विच को मैनुअली ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन इस कंप्रेसर से अलग हो जाए, नहीं तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तो रही इस स्विच से इस कंप्रेसर के में लगाए गए इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग करने का सिस्टम, लेकिन हर एक एयर कंडीशनर में इस स्विच के द्वारा कंप्रेसर को स्टार्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार इस स्विच को कौन दबाएगा या फिर कौन बंद करेगा या चालू करेगा। तो इसके लिए इस स्विच के जगह पर ही सेम यही काम करने के लिए वोल्टेज टाइप रिले का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो ये स्विच काम कर रहा है कंप्रेसर को चालू रहने से पहले इस कैपेसिटर को, स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर से जोड़ के रखता है, और जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को ये स्विच अलग कर देता है, और वही काम ऑटोमेटिक तरीके से ये हमारा वोल्टेज टाइप रिले करता है। तो इस चित्र में आप देखिए कि एक वोल्टेज टाइप रिले से एक कंप्रेसर को स्टार्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर हम पूरी तरह से समझने वाले हैं कि हमारा जो वोल्टेज टाइप रिले होता है वह काम कैसे करता है। तो वोल्टेज टाइप रिले को समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और सीखिए। इसमें जो न्यूट्रल सप्लाई है वह डायरेक्ट ही रिले के 5 नंबर टर्मिनल पर आ रहा है, और वहीं 5 नंबर से निकल करके एक OLP के माध्यम से, इस OLP के द्वारा ये डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल तक पहुंचता है, और यहीं 5 नंबर से ही वही न्यूट्रल सप्लाई इस रिले कॉइल के एक टर्मिनल पर पहुंच जाता है। और उसके बाद यहाँ लाइन सप्लाई को देखा जाए, मतलब कि फेज सप्लाई को, तो ये फेज सप्लाई रिले के 4 नंबर पर पहुँचता है, और 4 नंबर से यह फेज सप्लाई डायरेक्ट ही कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग पर पहुँच जाता है,
और यहाँ से ये फेज सप्लाई 4 नंबर से ही दोनों कैपेसिटर, मतलब कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के अंदर प्रवेश करता है। यही फेज सप्लाई दोनों कैपेसिटर को यहाँ से 4 नंबर से चला जाता है। अब यहाँ से देखिए, रनिंग कैपेसिटर से जो फेज सप्लाई आउट होता है वह सीधे ही इस रिले के 2 नंबर टर्मिनल पर पहुंचता है, और 2 नंबर से ये जो आउटपुट वाला सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग पर पहुंच जाता है। और इसी 2 नंबर से आप देखिएगा तो ये रिले जो कॉइल है उसका तार जोड़ा गया है, तो ये जो रनिंग कैपेसिटर का आउटपुट सप्लाई है इस रिले कॉइल में भी पहुंच जाता है। और यहाँ से स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात की जाए तो स्टार्टिंग कैपेसिटर से ये जो लाइट आउट हो रहा है वह लाइट रिले के 1 नंबर पर पहुँचता है, और रिले के 1 नंबर पर पहुँचने के बाद यहाँ से यह कंटेक्ट पॉइंट के माध्यम से, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है कि ये रिले जब सामान्य अवस्था में होती है तो ये कंटेक्ट पॉइंट दोनों एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में जो ये कंटेक्ट पॉइंट लगाया गया है ये दोनों एक दूसरे के साथ सटे रहेंगे, जिससे स्टार्टिंग कैपेसिटर से आउट हो रहा सप्लाई 2 नंबर तक पहुँच पाता है। और यहाँ 2 नंबर से ये डायरेक्ट सीधे ही कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग पर पहुंच जाता है। मतलब कि यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग पर देखा जाए, जो कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई पहुंच रही है वह रनिंग कैपेसिटर है, उसकी सप्लाई भी यहाँ पर आ रही है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर की भी सप्लाई इसी स्टार्टिंग वाइंडिंग पर पहुँच रही है। तो जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है, मतलब दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको पा करके जब कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है तो उतने समय में होता क्या है कि इस रिले में तब तक पूरी तरह से जितने भी वाइंडिंग किए गए हैं, जितना भी तार है, पूरे तार में धारा प्रवाह हो जाता है। कुछ सेकंड का ही अंतर लगता है फ्रेंड्स, तब तक ये जो धारा प्रवाह है पूरे कॉइल में पहुंच जाता है, जिससे कि इस रिले कॉइल के बीच में लगा ये छड़, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, मतलब वैद्युतिक चुंबक बनता है। और ये चुंबक क्या करता है, इस 2 नंबर के तरफ से जो कांटेक्ट पॉइंट लगाया गया है जो कि 1 नंबर पर सट रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट इस मैग्नेट पॉइंट से, मतलब यहाँ इस जगह से ये जो रॉड है अपने तरफ इस पॉइंट को खींच लेता है, इस कांटेक्ट पॉइंट को एक दूसरे से अलग कर देता है खींच करके। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो क्षमता है, जो कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग तक पहुंच रहा होता है, वो क्या होता है, इस कांटेक्ट पॉइंट के अलग होते ही वो अब वहां पर नहीं पहुंच पाता है, और वहां पर केवल रनिंग कैपेसिटर का ही क्षमता वहां तक पहुंच पाता है, जिससे हमारा जो कंप्रेसर है रनिंग कैपेसिटर के द्वारा लगातार चलता रहता है। और इस तरीके से जैसे ही कंप्रेसर चालू होने के बाद कुछ समय चलने के बाद जब बंद होता है तो फिर वापस यही प्रक्रिया शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि एक वोल्टेज टाइप रिले किस तरीके से कार्य करता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है, यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा उत्तर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।